इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। वेलकम यार। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर, जो आपको 4 दिख रहा है, एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 है सीरीज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर पैन क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, तो आज हम थर्ड चैप्टर करते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस मतलब महासागर, हमारे सागर। ठीक। कॉन्टिनेंट्स मतलब हमारे महाद्वीप, यानी कि जो हमारा लैंड वाला इलाका है। ओके, तो चलो इसको शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, दैट्स माय पर्सनल नंबर, बट दैट्स ओके। हम हेल्प करने के लिए यहाँ पे। चलो, सो चैप्टर विल स्टार्टिंग क्या बोलता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा। ठीक। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्ल्ड मैप। ओके, यू नो दैट कॉन्टिनेंट्स कवर 29% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ऑलराइट। हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो 29% हमारा सरफेस कवर करते हैं। मान लो, क्या मान लो, ये मान लो हमारी अर्थ है, तो अगर ये 100% है तो ये 50 हो गया। ठीक, और ये मान लो 25, तो 25 से थोड़ा ज्यादा मान लो इतना। इतना परसेंट अगर हम इकट्ठा नहीं है, मतलब वैसे तो बिखरे हुए हैं इधर, अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर सबको इकट्ठा कर दो इस साइड में तो इतना पोर्शन, यानी कि 29% हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक, तो बचा हुआ कितना हुआ? 71%। वो हमारा होगा ओशन, and the remainder is under oceanic water. So the position of the continents and the ocean bodies as we see them in the map have not been the same in the past. पहले ऐसा नहीं था. Moreover, it is now a well accepted fact that oceans and continents will now continue. Sorry. मूव नहीं हो रहा यार, चलो कोई नहीं, देखते. will now continue to enjoy the present position in times to come. ठीक है, क्योंकि एक बार ये पोजीशन आ जाती है तो काफी लंबे टाइम चलती है और ये बहुत स्लो प्रोसेस है. ठीक है, तो बहुत साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं. सो इफ दिस इज सो, the question arises, what were their positions in the past, why and how do they change their position, even if it is true that the continents and oceans have changed and are changing their position, मतलब आज भी कर रहे हैं. So are you may wonder as to how scientists know this, how how have they determined their earlier positions. You will find the answers. तो देखते भैया. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन. अब ये यहाँ पे बात करेंगे. इसके लिए मैं मैप यूज करूंगा. मैप इसमें ही दे रखा होगा, आगे बताएंगे उसे. तो मान लो ये अर्थ है, हम वैसे देखते हैं. अच्छा चलो पढ़ ही लेते हैं पहले. You will be surprised by the symmetry of the coastlines on the either side of the ocean. No wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of the two Americas, Europe and Africa, to be once joined together. From the known records of the history of science, it was Abraham Ortelius, ठीक, एक डच मैप मेकर थे, who first proposed such a possibility as early as 1956 में. Antonio Pellegrini drew a map showing the three continents together. However, it was Alfred Wegener, ठीक है, ये एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, who put forth a comprehensive argument in the form of the continental drift theory. ठीक, तो ध्यान रखना ये किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने. यही नाम है ना? हाँ जी, जर्मन के थे. This was regarding the distribution of the oceans and the continents के बारे में था. So according to Wegener, उन्होंने क्या कहा था कि all the continents formed a single continental mass and mega ocean surrounded the same. तो जो सिंगल मास था उसको बोलते थे पेंजिया. ठीक, पेंजिया ये क्या था? कॉन्टिनेंट का नाम था. जो आज की डेट में सात है ना, वो पहले इकट्ठे थे, उनको बोलते थे पेंजिया. एंड द मेगा ओशन वाज कॉल्ड पेंथालासा. ठीक, अब अगर मैं आपको इधर समझाऊं, तो मान लो ये हमारी अर्थ है. ठीक, तो जो कॉन्टिनेंट्स अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो पहले इकट्ठे थे इसमें, तो इसको बोलते थे पेंजिया पुराने टाइम पे. और बचा हुआ जो पोर्शन है इसमें ओशन था पूरा, और इस ओशन का नाम था पैंथालासा. ये बहुत मतलब बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, अगर आप इसको एक दो बार नहीं देखोगे आप गारंटी से भूल जाओगे कि पेंजिया कॉन्टिनेंट था या फिर ओशन था. लेकिन मैं इसकी ट्रिक बता दूं आपको. पेंजिया और कॉन्टिनेंट, पैंथालासा और ओशियन. देखो पैंथालासा में क्या आ रहा है? सा आ रहा है. ओशन में भी सा आ रहा है, ओशियन. ठीक, पेंजिया में जा आ रहा है, कॉन्टिनेंट में कुछ नहीं आ रहा.
लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में लिखोगे JIA तो आई आ जाएगा ना, कॉन्टिनेंटल में आई आ रहा है, ठीक, इसमें नहीं आएगा। पैंथालासा कहीं आया, आई आया, सेम इधर भी नहीं आया। तो एक चीज पता लग जाएगी, दूसरी आप याद कर सकते हो ऐसे, ठीक। मीनिंग ऑल वाटर, पैंथालासा मतलब सारा पानी। So he argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split. Pangaea split हुआ, Pangaea first broke into two large continental masses as Laurasia and Gondwana. ठीक, अब ये जो Pangaea ना, ये बीच से क्रैक हो गया था आफ्टर 200 साल बाद, यहाँ से ही क्रैक हो गया। तो ऊपर वाला था ना, इसको बोला उन्होंने लॉरेंसिया, ठीक, और नीचे वाला जो पोर्शन चला गया साउथ वाला, इसको बोला उन्होंने गोंडवाना। ओके, यही है ना। Pangaea first, ठीक है, okay, forming the northern and southern components respectively. So subsequently, Laurasia and Gondwana continued to break into various smaller continents जो आज की डेट में exist करते हैं. So a variety of evidence was offered in support of the continental drift. Some of these देखते हैं एक, ठीक. Evidence in support of the continental drift के support में जो evidence है उनकी बात करते हैं. Okay, so the matching of continents jigsaw fit. क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के जैसे बहुत सारे नुक्कड़ हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे अगर आपको एक मिनट रुको, मैं मैप खोल लेता हूँ। मैप दिख रहा है आपको? अच्छा, अब देखो ये नुक्कड़ कैसे चल रहा है, मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये निकला हुआ है ये, और इस पोर्शन को अगर आप ये देखो, ये जो गैप है ना, इस गैप में ये फिट हो जाएगा ना, ठीक। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे यहाँ बहुत सारी ये आइलैंड्स हैं, इन सबको इकट्ठा करोगे और ये जो शेप है ना, ये जाके इधर वाले शेप में आ जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के अगर आप पूरे ऐसे जोड़ोगे ना, सबको इकट्ठा करोगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक छोटे से बन जाएंगे, जिसको बोला था पेंजिया। तो पहला जो है, जो एविडेंस दिया उन्होंने, यही दिया है जिग सॉ फिट। तो ये फिट कैसे हो रहा है, यही ऐसे हो रहा है, ठीक है, हर एक कॉन्टिनेंट फिट हो जाएगा, ये वाला देखो, इस जोड़ो फिट हो जाएंगे, ठीक है। आप सोचना, इमेजिन करना फिट हो रहा है, ओके। सो द शॉर्ट लाइंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच, ठीक। ये प्रॉपरली मैच करते हैं, ये और ये, ओके। It may be noted that a map produced using a computer program to find the best fit of the Atlantic margin was presented by Bullard in 1964. It proved to be quite perfect. The match was tied at 1000 fathom line instead of present shoreline. ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टिनेंट के बारे में प्रूफ, दैट इज रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। अब देखो नेक्स्ट जो प्रूफ था, उन्होंने ये बताया कि जो पत्थर इधर मिले हैं वही पत्थर इधर मिले हैं, जो लावा हमें इधर मिला है वही लावा हमें इधर मिला है। आपको बताया था ना, फ्लड, बेसाल्ट, कल की क्लास में बेसिन, ब्लैक मिट्टी यहाँ पे मिलती है ना, ब्लैक सॉइल। कहाँ से आई ये ब्लैक सॉइल? तो इसके पीछे रीजन यही है कि कहीं ना कहीं वोल्केनो यहाँ पे कहीं पे था, ये एक जगह पर जुड़े हुए थे ये, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था जो पत्थर यहाँ मिला वही यहाँ मिला है। अब सोचो, इधर बीच में है अटलांटिक ओशन, अब ओशन से कोई पत्थर तैर के तो जाएगा नहीं, सो देयर यूज्ड टू बी वेरी मच पॉसिबिलिटी कि एक टाइम पे जुड़े हुए थे, इसलिए पत्थर इधर, तो बाद में क्रैक पड़ गया, वो डिफरेंट बात है, ओके। सो द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स डेवलप्ड इन द recent period have facilitated correlating the rock formation from different continents across the vast ocean, ठीक। so the belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from western Africa से मैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता ही है, ये ब्राजील है, इधर है अफ्रीका का वेस्टर्न कंट्री। The earliest marine deposits along the coastline of South America and Africa are the Jurassic age, okay। ये डायनासोर की एज है, मैंने आपको बताया था ऊपर। सबसे बड़ा क्या था? यौन, एरा, इपोक, याद है ना। दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम, मतलब ये बता रहा है कि उस टाइम पे पहले यहाँ पे ओशन नहीं था, पहले ये इकट्ठा था, ठीक, ओके। थर्ड है टिलिट। व्हाट इज इट टिलिट? इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। जब भी ग्लेशियर होता है ना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिलिट एक काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन ये कैसा है, ग्लेशियर के डिपॉजिट होने से बनता है टिलिट, ओके। ये मेरे को बहुत ज्यादा चांस लग रहा है ये पूछेगा, क्योंकि डिपोजिशनल वाला और इरोजनल वाले पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये अभी तक मैंने नहीं देखा। आई एम वेरी मच श्योर कि इससे क्वेश्चन पूछना चाहिए उसको, ठीक। मैं भी लिख रहा था ना अपने नोट्स में, चलो। So the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere.
क्योंकि गोंडवाना साउथ वाला था. एट द बेस द सिस्टम हैज थिक tilt indicating extensive and prolonged glaciation. Counterparts of this succession are found in Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica, and Australia. Overall resembles the Gondwana type sediments, clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar stories. The glacial tilted provides unambiguous evidence of the paleoclimates and also of the drifting of the continents. तो यही सब बताया गया है कि ये सारा मिक्स था इधर वाला. ठीक, सारा इकट्ठा था क्योंकि जो हमारा टिलेट फाउंड हो रहा है वो हर जगह पे सेम हो रहा है सेडिमेंट्स का. नेक्स्ट है प्लेसर डिपॉजिट. व्हाट इज दिस प्लेसर डिपॉजिट? So the occurrence of rich placer deposit of gold in the Ghana coast and the absolute absence of source rock in the region is an amazing fact. The gold bearing veins are in Brazil में भी हैं and it is obvious that the gold deposits of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. तो जब एक टाइम पे ये जब आसपास में रहे होंगे, ठीक, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड. तो अफ्रीका और जब ये हमारे साथ साथ रहे होंगे तो उस टाइम पे ये घाना और इधर ब्राजील, तो इधर भी हमारा निकलता है क्या गोल्ड, इधर भी निकलता है. तो देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी. ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए. So when identical species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers. So a problem arises regarding accounting for such distribution, that the observation that lemurs occur in India, Madagascar and Africa led some to consider a contiguous landmass, Lemuria, linking these three landmasses. ठीक, थोड़ा कंफ्यूज था. लेमोरिया एक्चुअली काइंड ऑफ एक स्पीसीज है, किसकी, मंकी की है. ठीक है, बंदर की एक स्पीसीज है. तो ये जो स्पीसीज है वो कहाँ का मिलती है? इंडिया में भी मिल रही है, मेडागास्कर में भी मिल रही है और अफ्रीका में भी मिल रही है. तो ये क्या बता रहा है? कॉन्टिन्यूस लैंड मास रहा होगा एक टाइम पे. ठीक है, लिंकिंग दीज थ्री लैंड मास. तो देखो, ये हमारा मेडागास्कर, ये अफ्रीका और ये हमारा इंडिया. तो यहाँ पे मिलते हैं लेमूर बंदर. ओके. So Mesoceras was a small reptile adapted to shallow brackish water. So the skeletons of these are found only in two localities: the southern Cape province of South Africa and Irabar formation of Brazil. The two localities are presently 48 kilometer apart from within ocean and between there. तो ये सब बता रहा है कि जो चीजें हैं वो एक दूसरे पे मिली है. नेक्स्ट है फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग के लिए फोर्स कहाँ से आया? तो बिगिनर सजेस्ट करते हैं that the movement responsible for the drifting of the continents was caused by pole filling force and tidal force. पोल फिलिंग मतलब कि पोल मतलब हमारे जो भी ध्रुव हैं उनकी तरफ जो खिंचाव है वो वाला फोर्स. क्यों? देखो, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये है हमारा अर्थ, ऊपर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बीच में था वो हमारा पेंजिया. ठीक, तो वो बता रहे हैं दो फोर्स लगे थे. एक कौन सा था? पोल फिलिंग, और दूसरा था टाइडल फोर्स. टाइडल यानी कि ज्वार भाटा वाला. ठीक, वो तो आपको पता है सन और मून वाला होता है. ठीक, तो ये इधर खींचता था, ये इधर खींचता था, तो बीच से टुकड़ा बन गया. ऊपर वाला क्या बन गया? इसका नाम लॉरेशिया, और नीचे वाला गोंडवाना. ओके, बीच में टूट गया. और टाइडल फोर्स भी एक दूसरे को क्या करते थे? फोर्स लगाते थे, वो भी उसमें हेल्प करते थे. तो ये सारे रीजन है. The polar fleeing force relates to the rotation of the Earth. You are aware of the fact that the Earth is not a perfect sphere. It has a bulge at the equator. So this bulge is due to the rotation of the Earth. ठीक. The second force that was suggested by Wegener, the tidal force. अच्छा देखो, जैसे इन्होंने बता रखा है कि जो बल्ज है ना शेप हमारी अर्थ का, वो है बिकॉज ऑफ द रोटेशन. ठीक, पता है जब मैं छोटा था क्या सोचता था? जैसे जो बल्ज शेप है ये वाला, ऊपर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो इस दबा हुआ पहले ये बता रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ, सॉरी वेस्ट से ईस्ट हमारी अर्थ घूमती है ना, तो इस वजह से हमारा हमको ये बल्ज दिखता है. लेकिन मैं क्या सोचता था, देखो इधर भी क्या है? ग्लेशियर्स हैं, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है. सेम इधर भी क्या है? ग्लेशियर है. ठीक, तो मुझे लगता था इधर लोड ज़्यादा है इसलिए दब गई है, इधर लोड ज़्यादा है इसलिए इधर से दब गई है. तो मुझे यह लगता था. खैर, so the Wegener, the tidal force is due to the attraction of the moon and the sun that develops tide in oceanic waters. Wegener believed that these forces would become
effective when applied over million years. However, most of scholars consider these forces to totally inadequate. तो वो सब अपनी अपनी theories दे रहे थे. हाँ जी. नेक्स्ट है पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज. ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद की ड्रिफ्ट के बाद की पढ़ाई क्या थी. So it is interesting to note that for the continental drift, most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna or deposits like tillit. tillit क्या था? सोचो. ये मैंने अभी आपको इधर बताया था ना. tillit ये हमारा ग्लेशियर डिपॉजिट किसका? सेडिमेंट्री रॉक काइंड ऑफ. ठीक. A number of discoveries during the post-World War II period added new information to geological literature, particularly the information collected from the ocean floor mapping provided new dimensions for the study of distribution of ocean and continents. तो जो भी है पढ़ते हैं. तो उसमें एक थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. ठीक. तो ये किसने दी थी? आर्थर होम्स in 1930s discussed the possibility of convection currents operating in the mantle portion. आपको पता ना मेंटल कल बताया था क्रस्ट मेंटल को. कुछ याद दिलाऊं आपको. ये अर्थ है ऊपर वाला क्रस्ट मेंटल और ये कोर. ठीक. तो पूरा क्रस्ट और यहाँ पर दो मेंटल थे, एक अपर मेंटल लोअर मेंटल. तो अपर मेंटल. ठीक. ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? हमारा लिथोस्फेयर. ठीक. और अपर मेंटल ही वही चीज है जो किसको क्या बोलते हैं हम? लावा बोलते हैं. जब वो बाहर आ जाता है अंदर उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा. जो वोल्केनो से इरप्ट होकर निकलता है. Got it? So these currents are generated due to the radioactive elements causing thermal differences in the mantle portion. ठीक. Holmes argued that there exists a system of such currents in the entire mantle portion. So this was an attempt to provide an explanation to the issue of force, on the basis of which contemporary scientists discarded the continental drift theory. तो उन्होंने इस चीज को हटा दी थी. तो बस इतना ध्यान रखना, आर्थर होमस ने दी थी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. बस. नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर. अब ओशंस के फ्लोर जो है ना उसको इन्होंने मैप बनाया. So detailed research of the ocean configuration revealed that the ocean floor is not just a vast plain, but it is full of relief. Expedition to map the oceanic floor in the post-World War II period provided a detailed picture of the ocean relief and indicated the existence of submerged mountains, ranges, as well as deep trenches, thick, mostly located closer to the continent margins. So the mid-oceanic ridges were found to be most active in terms of volcanic eruptions. The dating of the rocks from the oceanic crust revealed the fact that they are much younger than the continental areas. ठीक? So rock on either side of the crest of the oceanic ridges and having equidistant locations from the crust were found to have remarkable similarities both in terms of their constituents and their age. तो ये पूरी कहानी है, बाकी हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट. ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन ये इम्पोर्टेंट है, बस कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं. So in this section we shall note a few things related to the ocean floor configuration that help us in the understanding of the distribution of continents and oceans. इसके हम पढ़ेंगे. The ocean floor may be segmented into three major divisions based on the depth as well as the forms of relief. These divisions are continental margins, deep sea basins and mid ocean regions. ridges तीन है इसमें. Continental margins, deep sea basins and mid ocean ridges. ओशन फ्लोर क्या है ये पता नहीं, छोड़ो. कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात करते हैं एक एक करके. तो सबसे पहला है दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल सोर्स एंड डीप सी बेसिन्स. ठीक. कॉन्टिनेंट और सी बेसिन्स के बारे में बता रहे हैं इसमें. सो दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल का स्लोप जो होता है हमारा, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस. Of these, the deep oceanic trenches are the areas which are of considerable interest insofar as the distribution of oceans and continents is concerned. Next is abyssal plains. Abyssal plains क्या होते हैं? So these are extensive plains that lie between the continental margins and the mid-oceanic ridges. The abyssal plains are the areas where the continental sediments that move beyond the margins get deposited. ये कुछ नहीं है, जैसे मान लो हमारा इंडिया है. ठीक. हमारी रिवर आती है कौन सी? ऊपर से गंगा. ठीक. उधर से ब्रह्मपुत्र. ऐसे जो गिरती है ना हमारे इसमें, तो जो डिपोजिशन करती है ना तो ये जो डिपोजिशन है ना, ये टाइम टू टाइम ऐसे बढ़ता जाता है. ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है. तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एबेसल प्लेन.
क्योंकि ये प्लेन हमारा था नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद ये ऊपर आ जाएगा, ये पोर्शन बन जाएगा। ठीक, एपिसल प्लेन यानी कि जो सेडिमेंट्स हमारी रिवर्स बहा के लाती हैं और जो उसमें जमा कर देती हैं, तो उसकी वजह जो प्लेन बनता है दैट इज नोन एज एपिसल प्लेन। अब बात करते हैं मिड ओशनिक रिजेस के बारे में। सो दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम within the ocean. It is the longest mountain chain on the surface of the earth, though submerged under the oceanic waters. ठीक, हालांकि ओशन के अंदर है लेकिन ये सबसे बड़ी माउंटेन चेन है। सो ध्यान रखना ये, it is characterized by a central rift system at the crest, a fractioned plateau and flank zone all along its length. The rift system of the crest is zone of intense volcanic activities में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, you have been introduced to this type of volcanoes as mid oceanic volcanoes, आपको पता था ना, वही बात। Now let's talk about distribution of earthquakes and volcanoes। ठीक, so भैया study the maps showing the distribution of seismic activity in volcanoes gives and figure जो भी आगे दे रखा है। You will notice a line of dots in the central part of Atlantic Ocean, almost parallel to the coastlines. It further extends into the Indian Ocean. It bifurcates a little south of the Indian subcontinent with one branch moving into East Africa and the other moving a similar line to from Myanmar to New Guinea. You will notice that this line of dots coincide with the mid-oceanic ridges. The shaded belt showing another area of concentration coincide with the Alpine Himalayan system and the ring of Pacific Ocean हो जाएगा। In general, the foci of the earthquake in the areas of mid-oceanic ridges are at shallow depths, whereas along the Alpine Himalayan belt as well as the rim of Pacific, the earthquakes are deep-seated ones. The map of volcanoes also shows a similar pattern. So the rim of Pacific is also called rim of fire due to existence of active volcanoes in this area। मैंने जो पढ़ा है ना, ये देखो आपको इस वाले में दिख जाएगा, कुछ भी नहीं है। जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, इनके पास एक पूरी ये चेन बनी हुई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ओके, और ये ही पूरी चेन है जहां पर हमारे विस्फोट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक, यही पूरी इंडिया इसमें कहाँ है, ये यहाँ पे, और ये तो कुछ चेन यहाँ पे है ना, और आपको पता है अंडमान निकोबार यहीं पे है ना। ठीक, और अंडमान निकोबार में हमारे अंडमान में है कौन सा एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया का कौन सा है, बैरन। ठीक, बैरन है ना एक्टिव वॉल्केनो, तो ध्यान रखना, ये बताया था और कुछ भी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है concept of sea floor spreading। अब sea floor भी spread हो रहा है। So as mentioned above, the post drift studies provided considerable information that was not available at the time beginner put forth his concept of continent। उस टाइम पे नहीं थी available, particularly the mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of rocks from oceanic regions reveal करती हैं the following facts। पहला facts क्या है, it was realized that all along the mid-oceanic ridges, volcanic eruptions are common and they bring huge amounts of lava to the surface in this area। ठीक, यानी कि जो volcanic eruptions होते हैं वो बहुत कॉमन है इस रीज में, मिड ओशनिक रीजस में। एंड वो क्या करते हैं, अब जो वॉल्केनिक इरप्ट होगा तो बहुत सारा लावा, ठीक, सरफेस ऑफ दिस एरिया में आएगा। एक ठीक है, तो पहला तो ये था कि इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशन रीजन वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और जैसे जो हमारा लावा होता है वो आके ओशन के एरिया जो भी सरफेस एरिया वहां पे इकट्ठा हो जाता है। सेकंड क्या था, द रॉक्स equidistant on either sides of the crest of mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of period of formation, chemical composition, and magnetic properties. Rocks closer to the mid-oceanic ridges have normal polarity and are the youngest। ठीक, जो रॉक्स जो हैं हमारे क्लोजर टू द जो मिड ओशनिक रिज के पास में है वो है, उनके पास है नॉर्मल पोलैरिटी और वो यंग है। ठीक, द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रस्ट। अगर वो क्रस्ट से मूव हो जाता है कोई पत्थर तो उसकी एज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है यार, ज्यादा कुछ नहीं आता है सीएपीएफ और सीडीएस में। आई टेल यू, जो सीएपीएफ का हमने हुआ बना रखा है, टफ है वो कुछ नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी के एक एक लाइन पढ़ ली ना और समझ गए, क्योंकि वो सीधे यहाँ से उठा के एक बुक बना देगा स्टेटमेंट, ये वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, बोलेगा कि अगर हम क्रस्ट से दूर ले जाए तब एज ऑफ रॉक्स बढ़ती है या फिर क्रस्ट से मेंटल से कोर से वट एवर इट इज, वो दे देगा ऐसे। ठीक,
तो यही है और कुछ नहीं है। थर्ड है द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर। अब देखो क्रस्ट के जो रॉक्स हैं वो ज्यादा यंगर हैं देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। जो कॉन्टिनेंटल जो हमारे कहाँ पे हैं, जो हमारे ओशन में हैं। अच्छा गलत हो गया ना। तो कॉन्टिनेंट वाले जो ऊपर है हमारी अर्थ पे सरफेस की हमारे अर्थ की सरफेस पे है, सतह पे हैं, वो कम यंग हैं, ठीक है। जबकि ओशन के अंदर जो पड़े हुए हैं, ओशन के क्रस्ट पे वो ज्यादा यंग हैं। क्यों? इसको ऐसे आप बना सकते हो कि जैसे ओशन के अंदर तो हमेशा धुलते रहते हैं ना, तो एकदम यंग रहते हैं, पानी में धुलते रहते हैं, ऐसे आप बना सकते हो ट्रिक, ठीक है। सो द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक। So some of the continental rock formative are as old as 32 million years. ओके। अब ये क्या है? ये जो मतलब ये वाले हमारे ओशन वाले ज्यादा जवान है, कॉन्टिनेंट वाले ज्यादा पुराने हैं, ठीक, 32 मिलियन ईयर्स के। चौथा क्या है? द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर्स आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन, ठीक। जो ओशन फ्लोर पे हमारा सेडिमेंट्स है वो बहुत पतली तरीके से, मतलब बहुत पतला है बिछा हुआ। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशन फ्लोर्स वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट, अगर इतना ही पुराने होते तो टू हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मच लॉन्ग ड्यूरेशन। हालांकि नोवेयर वाज द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200, कहीं से कहीं पर भी ओशन फ्लोर पे 200 लाख साल से पुराना उनको नहीं मिला सेडिमेंट, ओके। पांचवा है द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक occurrences while in the mid oceanic ridge areas, बोला है कि द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक occurrences, ठीक। जो गहरे गर्त हैं, गड्ढे हैं, वहां पर क्या है, डीप सीटेड अर्थक्वेक आते हैं। while in the mid oceanic ridges में क्या होता है, द क्वेक फोकी हैव शैलो डेप्थ्स, ओके। मिड में क्या है, शैलो डेप्थ है, कम गहराई है। So these facts and a detailed analysis of magnetic properties of the rocks on either sides of the mid-oceanic ridges led Hess to propose his hypothesis known as the sea floor spreading। ये किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला हाइपोथेसिस दिया है हमारे हेस ने। हेस कब दिया है? 1961 में। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेस, हंस के दिया इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, तो कैसे याद रखते हो? Hess ने argue किया that constant eruptions at the crest of oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side. The ocean floor जो हमारा thus spread होता है, the younger age of the oceanic crust are as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other made Hess think about the consumption of the oceanic crust. He further maintained that the ocean floor that gets pushed due to volcanic eruptions at the crust sinks down at the oceanic trenches and gets consumed. अब ये क्या कहानी है, देखो यहाँ पे ये सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओशन क्रस्ट है हमारा, ठीक। तो देखो इसमें बीच में जो वोल्केनोज वगैरह है ना, इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, ठीक, ऐसे इधर से, ठीक। तो वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, उसके बाद जो सेडिमेंट्स निकल रहे हैं वो इधर उधर जमा हो जा रहे हैं, ठीक। ये प्लेटो बन जा रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक। और बीच में उनके दरार पड़ रही है, ठीक। इसको बोलते हैं, कहाँ गया हमारा डाइवर्जेंट वाला, जस्ट, ठीक है। जैसे ये सील्ड वोल्केनो, आपको पता है सील्ड वोल्केनो को क्या था, क्या बताया था मैंने आपको वोल्केनो वाली क्लासेस में? ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं? क्या ये मोस्ट एक्सप्लोसिव हैं या फिर वर्ल्ड के बिगेस्ट हैं, ठीक है। तो जहां तक मुझे याद है ये वर्ल्ड के बिगेस्ट वोल्केनोज हैं, ठीक। मोस्ट एक्सप्लोसिव हमारे थे कार्लडेरा वाले, है ना। खैर, तो ये जो जैसे ये फॉल्ट वो क्रिएट करते हैं, जहां जहाँ पे ये वोल्केनो विस्फोट होता है वहां वहां पे ये फॉल्ट बनाते हैं, ठीक। क्योंकि भाई लावा निकल रहा है, जमा हो रहा है, फिर तो जो फॉल्ट बनेगा उस फॉल्ट से एक नया स्प्रेडिंग हो जाएगा हमारे सी फ्लोर का, ठीक। ज्यादा उसमें है कुछ नहीं, बेसिकली बस टर्मिनोलॉजी है, बस वही वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो है नहीं कुछ। खैर,
अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। तो सिंस द एडवेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स वाज रिवाइव्ड। So it was in 1967 Mackenzie and Parker are and also Morgan independently collected the available ideas and came out with another concept termed plate tectonics. So a tectonic क्या है? A tectonic plate जिसको बोलते हैं lithosphere plate. ये क्या है? Is a massive irregularly shaped slab of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. ठीक, इसको क्या बोलते हैं? Lithospheric plate. Plates move horizontally, ठीक, over the asthenosphere as the rigid units and the lithosphere include करता है the crust and the top mantle with its thickness मैंने आपको बताया था range varying between 5 and 100 km in the oceanic parts and about 200 km in the continental areas. आपको पता है इधर ज़्यादा होता है. So a plate may be referred to as continental plate or oceanic plate depending on which of the two occupy a larger portion of the plate. So Pacific plate is a largely on oceanic plate whereas the Eurasian plate may be called a continental plate. So the theory of plate tectonics propose that the Earth का जो lithosphere है is divided into 7 major and some minor plates. तो बस ये important है, बस पूछ लेगा कौन सी major है कौन सी minor है, ठीक. Young fold mountain ridges, trenches and faults surrounded by these major plates. तो भैया देखते हैं the major plate are follows कौन कौन सी हैं. नंबर 1 अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट. दूसरी हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन. ओके, फिर हमारा साउथ अमेरिकन विद वेस्टर्न साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक. ये बस प्लेट डाल लो. नॉर्थ अमेरिकन अटलांटिक, सॉरी ऊपर वाली कौन सी थी हमारी, अंटार्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट, फिर हमारी इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक. अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक प्लेट और साथ में हमारी यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, ठीक. कुछ माइनर प्लेट्स हैं जिनका नाम ऐसे आप ध्यान रखना. कोकोस, बस ये पूछ लेगा कोकोस किसके बीच में, ये सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट के बीच में, ठीक. ये देखो ये हमारा ये अमेरिका है, कहाँ गया, ये अमेरिका है और ये सेंट्रल अमेरिका है, ठीक. और ये पैसिफिक ओशन, तो इसके बीच में है ना कोकोस प्लेट. देखो मैंने घुमा दिया उसको जस्ट सॉरी, कोकोस प्लेट को ही मैंने गायब कर दिया. तो ये जो दिख रहा है ना कोकोस, ये अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच का ये क्या हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया. ये और ये हमारा पैसिफिक प्लेट, इसके बीच में है कोकोस प्लेट, ठीक है. ये एक माइनर प्लेट है, ठीक. नेक्स्ट है हमारा ऐसी नजका प्लेट जो किसके बीच में है, बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक. तो अरे कहाँ चला जा, देखो ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये हमारा पैसिफिक ओशन, सिंपल. तो ये है नजका प्लेट, ठीक. ध्यान रखना, ये बस लोकेशन ध्यान रखना. फिर है उसके बाद हमारी अरेबियन प्लेट, मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंड मास, ठीक. ये हमारी है अरेबियन प्लेट. प्लेट कहाँ गई, यूरेशिया, इंडिया, अरेबियन प्लेट इधर आ गई है ना. अरेबियन प्लेट एक माइनर प्लेट है, ध्यान रखना. यूरेशिया प्लेट मेजर प्लेट है, ये ध्यान है. और लास्ट में हमारी एक फिलिपाइन प्लेट है जो बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट है, ठीक. ऐसी दो है ना, कैरोलाइन प्लेट जो बिटवीन है फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट, ठीक है. कैरोलाइन बिटवीन फिलीपींस एंड इंडिया. और फिजी प्लेट किसके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर से ईस्ट में जिधर हमारा क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है. तो अगर हम बोलें ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जो है ना ये ये तो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ और ये है कैरोलाइन प्लेट, ओके. चलो, so these plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth. It is not the continent that moves as believed by Wegener. Continents are part of plate and what moves is the plate. Plate move करती है, ठीक है. Moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past and shall continue to move in the future as well. Wegener had thought of all the continents to have initially existed as a supercontinent in the form of Pangaea. हालांकि ऐसा नहीं था. Later discoveries reveal that the continental masses resting on the plates have been wandering all through the geological period and Pangaea was a result of converging of different continental masses
that were parts of one or the other plates. So scientists using the paleomagnetic data have determined the positions held by each of the present continental landmass in different geological periods. So position of the Indian subcontinent, mostly जो क्या है हमारा peninsular India हमारा, is traced with the help of the rocks analyzed from the नागपुर एरिया. आपको बताया था ना यहाँ पे क्या सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, इसी को बोलते हैं रेगुड़. ठीक है. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. कौन कौन सी हैं? नंबर एक, डाइवर्जेंट बाउंड्री. ठीक. अब प्लेट्स की बात करें, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि प्लेट्स होती हैं, डाइवर्ज करती हैं, कन्वर्ज करती हैं. ठीक है. डाइवर्ज वाली बात करते हैं. सो व्हेन न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर. इसमें एक्चुअली उल्टा हो रहा है, इसमें प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं. डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग हो रही हैं. द साइड्स वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड्स, क्योंकि इसमें अलग हो रही हैं. And the best known example of divergent boundary is the mid-Atlantic ridge. At this, the American plate are separated from the Eurasian and the African plates. ठीक. तो इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक. अटलांटिक के बीच में एक डाइवर्स पड़ रही है. ठीक है. जिससे एक दूसरे, ये दोनों से एक दूसरे से दूर जा रही है. नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री. नाम से क्लियर है, कन्वर्ज हो रही है यानी कि एक दूसरे के पास आ रही है. ठीक. So where the crust is destroyed as one plate dived under another. मैंने आपको बताया था ना कि एक अंदर चली जाएगी जब एक दूसरे को चढ़ेगी, मतलब टकराएंगी आपस में, ये वाला पोर्शन. तो एक टाइम ऐसा आएगा ये वाली इसके ऊपर चली जाएगी. ठीक. और एक वाली ऐसे नीचे हो जाएगी. अब मैंने आपको बताया था नीचे कौन सी वाली जाएगी, जो हैवी होगी. ठीक. और जो हल्की होगी वो ऊपर रहेगी, ऑब्वियसली बात है. तो हैवी जनरली कौन सी होती है, कॉन्टिनेंट या ओशन? तो भैया ध्यान रखना, ओशन वाली हमारी हैवी होती है, तो जनरली ओशन वाली हमारी नीचे चली जाती है. Okay, so the location where sinking of a plate occurs is called a subduction zone. Subduction zone जहाँ पर दोनों एक दूसरे से सिंक हो रही होंगी जुड़ के. ठीक. So there are three ways in which convergence can occur. These are between an oceanic and an continental plate हो सकती है, between two oceanic plates हो सकता है, या फिर between two continental plates हो सकता है. ठीक. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है? where the crust is neither produced nor destroyed as the plate slides horizontally. इसमें क्या है, अप डाउन होती है प्लेट्स. ठीक. एक ये प्लेट है मान लो अप, और एक ये प्लेट है डाउन. ठीक. So transfer faults are the planes of separation generally perpendicular to the mid-oceanic ridges. So as the eruptions do not take all along the entire crest at the same time, there is a differential movement of a portion of the plate away from the axis of the earth. Also, the rotation of the earth has its effect on the separated blocks of the plate portions. Okay. बात करते हैं rates of plate movement. ठीक है. So the strips of normal and reverse magnetic field कहाँ गया यार? The strips of normal and reverse magnetic field that parallel the mid-oceanic ridge help करती हैं scientists को determine the rate of plate. ठीक है. So these rates vary considerably. Vary करती है considerably. So the Arctic ridge has the slowest rate, less than 2.5 cm. अच्छा, आर्कटिक रीजन बहुत हल्के हल्के मूव हो रहा है. And the East Pacific rise near Easter Island in the South Pacific about 3400 km west of Chile has the fastest rate, more than 15 सेंटीमीटर एक साल में हट जाता है. ओके. फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट कौन कहाँ से मिलता है इनको? सो एट द टाइम दैट विगनर प्रपोज किया था कि हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज अ सॉलिड मोशनलेस, क्या बोल रहा हूँ, Earth was a solid, motionless body. हालांकि concept of sea floor spreading and the unified theory of plate tectonics have emphasized that both the surface of the Earth and the interior are not static. ना ही Earth static है, ना ही उसके अंदर का item, and motionless भी नहीं है, वो चल रहा है, but are dynamic यानी कि गतिशील है. So the fact that the plates move is now a well accepted fact. The mobile rock beneath, mobile मतलब जो move कर रही है, beneath the rigid plates is believed to be moving in a circular manner, and the heated material rises to the surface, spreads and begins to cool, and then sinks back into the deeper depths. वही है, वॉल्कन निकला फिर डीप सिंक हो गया, and this cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convection cell or connective flow. So heat within the earth comes from two main sources, radioactive decay and residual heat. Arthur Holmes first considered this idea in the 1930s, which later influenced Harry Hess thinking about seafloor spreading, the slow movement of hot
softened mantle that lies below the rigid plates is the driving force behind the plate movement. ठीक है, बस ये बता रहा है कि अब प्लेट्स मूव करेंगे और कुछ भी नहीं है। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट का कैसा है, तो इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस। ठीक, द सबडक्शन जोन, याद रखना यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। Along the Himalayas forms the northern plate boundary in the form of continent convergence. In the east, it extends through Rakiyama, Rakiniyama mountains of the Myanmar toward the island are along the Java Trench. Okay, so the eastern margin is a spreading side lying to the east of Australia in the form of an oceanic region, southwest Pacific. The western margin follows Kirthar mountain of Pakistan. It further extends along the Makrana coast and joins करता है the spreading side from the Red Sea rift southeastward along the Chagos archipelago. The boundary between India and the Antarctic plate is also marked by oceanic ridge. इसको बोलते हैं divergent boundary running in roughly west to east direction and merging into the spreading side a little south of New Zealand. India was a large island situated off the Australian coast in a vast ocean. The Tethys Sea, आपको बताया था ना, separated it from the Asian continent till about 225 million years ago. So India is supposed to have started her northward journey about 200 million years ago. At the time when Pangaea broke, तो Pangaea टूटा था. India collided with Asia. ठीक है, तो इंडिया, ये देखो ये इंडिया हमारा और ऊपर है एशिया था हमारा। ठीक, तो उसके बीच में एक सी था, उसका नाम क्या था हमारा, टेथिस सी। ठीक, तो इंडिया जाके एशिया से टकराया अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, causing rapid uplift of the Himalayas. Okay, so the position of India since about 71 million years till the present are shown in the figure जो भी है. It also shows the position of the Indian subcontinent and the Eurasian plate about 140 million years before the present. The subcontinent was located as the south at 50 degrees south latitude. The two major plates were separated by the Tethys Sea and the Tibetan block was closer to the Asiatic landmass. So during the movement of the Indian plate toward the Eurasian plate, a major event that occurred was the outpouring of lava and formation of the Deccan Trip. हाँ, तो डेक्कन ट्रिप जो हमको बोलते हैं ना, वो लावा के फॉर्मेशंस बना है, फ्लड बेसाल्ट बेसिन आपको बताया था ना, and this started somewhere around 60 million years ago and continued for a long period of time. Note that the subcontinent was still close to the equator from 40 million years ago and thereafter. The event of formation of the Himalayas took place. Scientists believe that the process is still continuing and the height of the Himalayas is rising even at this stage. आज तक हिमालय की हाइट बढ़ रही है, ये सब बता रखा है। कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं थे, जितने से मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन से लगा लेना, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। Who among the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa, America have been located side by side? तो बिगनर साहब थे। Polar filling force relates to the पोलर फ्लेइंग फोर्स, ये क्या था, ये कैसे रिलेट करता है, टाइड नहीं, ग्रेविटेशन। तो पहला आंसर का होगा अल्फ्रेड विग्नर, नहीं तो पहले उसने पूछा हु वाज द फर्स्ट टू कंसीडर, तो पहली बार जो था अब्राहम और ट्रिलस ने किया था। उसके बाद जो थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो दी थी अल्फ्रेड विग्नर ने। खैर, इसमें हम बात करें तो पोलर फिलिंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ होगा। ओके, ये नहीं होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, इनमें से माइनर प्लेट कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी मेजर प्लेट है, तो फिलीपींस माइनर प्लेट है, नजका भी और अरेबिया भी, तो अंटार्कटिका इज अ मेजर प्लेट। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे बेसिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स वाज नॉट कंसीडर्ड बाय दोस व्हाइल डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशन रीजेस, ये था। स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये भी था आई थिंक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओके। एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर, आई थिंक ये नहीं था। खैर देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट along the Himalayan, which one of the following is the type of plate boundary of the Indian plate?
अच्छा, हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन में प्लेट बाउंड्री कौन सी थी? तो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ था ना, क्यों? इधर से गया था हमारा जो साउथ वाला पोर्शन है, ऊपर से एक जो हमारा था कौन सा ओशन, कैथिस सी था ना, और ऊपर से था यूरेशिया, तो टकराए ये दोनों, ओशन उठ गया पूरा। ठीक। एक चीज बताना भूल गया, सॉरी यार, इसमें जो था ना हमारा, इसमें होगा हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, पता क्यों ये नहीं होगा? मैं ये तो भूल ही गया था कि जो कैथिस सी था ना, उस वो की प्लेट नहीं थी, वो जस्ट सागर था, बीच में भर गया था। जब ये मूव कर रहे थे तो इधर से हमारा था जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू था, ठीक है, और ऊपर से हमारा आशियान, तो ये कॉन्टिनेंट था और ये भी कॉन्टिनेंट था, वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस था, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी होगा। खैर, विद दिस वी आर एंडिंग आवर क्लास। एनी डाउट व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, और यू कैन कमेंट डाउन। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, सीरियस आने वाला है, मौज करते रहो। मॉर्निंग टाइम निकाल के कुछ टाइम पे अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए गो फॉर एक्सरसाइज, कहीं भी करो, रूम पे कर लो, बाहर चले आओ, थोड़ी रनिंग कर लो, डू समथिंग एक्टिविटी, मेंटली फिट रहोगे आप, मतलब सॉरी फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली ज़्यादा अच्छा काम करोगे। ऑलराइट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।